हमने आज मिस्टिक मिल्क करके हमारा अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च किया है। आप हमारी फेडरेशन का मेन एम ही वो एरिया टैप करना है जहाँ से अभी तक जो सरप्लस मिल्क है वो कलेक्ट नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस वी आर फोकसिंग इन पुंछ एंड राजौरी, वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन डोडा एंड किश्तवाड़। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हमने पिछले साल के प्लान में करीब 7.5 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सब्सिडी वगैरह के फॉर्म में जितनी भी उनकी स्कीम्स अवेलेबल हैं उनका बेनिफिट हमारी कोऑपरेटिव्स उठा रही हैं एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज बीन वेरी सपोर्टिव इन दिस। एक अकेला फार्मर एक बहुत ज़्यादा बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। इंडिया में ज़्यादा मार्जिनल फार्मर्स हैं। पंजाब और हरियाणा का सारा एग्रीकल्चर बिजनेस जो है वो फेडरेशन करते हैं और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से 10 फेडरेशन हैं, उनकी अपनी ब्रांड है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एलजी साहब फॉर बीइंग वेरी वेरी सपोर्टिव इन आवर एंडेवर्स। जम्मू कश्मीर का अपना मिल्क ब्रांड मैजेस्टिक मिल्क जो है वो आज लॉन्च किया गया। मैं बता दूं आपको ये वेरका, अमूल और सरस की तर्ज पे जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। इस मौके पे मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी मौजूद थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है कोऑपरेटिव व्हील के मौके पे, आइए देखें। कश्मीर का अपना दुग्ध उत्पाद डेयरी ब्रांड महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के कमलों द्वारा इसका अनावरण किया गया है। मिल्क ब्रांड की ये प्रोडक्ट आज माननीय उपराज्यपाल द्वारा। दिशा मुदगल जी हमारे साथ हैं और बड़ी बात यह है कि सहकार से समृद्धि और इसी के चलते जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जम्मू कश्मीर में दोबारा रिवाइवल कहा जा सकता है लगभग 30 साल के बाद। और वहीं जहां डेयरी डेफिसिट चल रहा था वही डेयरी सरप्लस चल रहा है। आपको इसके लिए मुबारकें। थैंक यू सो मच। कैसे देखते हैं इसको? डेयरी सरप्लस हम हो गए हैं 2 साल से, लेकिन फूड प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अभी तक उतनी डेवलप नहीं थी। तो लास्ट ईयर हमने अपनी एक डेयरी फेडरेशन रजिस्टर की, जैसे कि बाकी डेयरी फेडरेशंस हैं कंट्री में, अमूल है गुजरात में या सरस है राजस्थान में, ये सब डेयरी फेडरेशंस के ही एग्जांपल्स हैं। सो हमारी भी डेयरी फेडरेशन जम्मू कश्मीर की लास्ट ईयर रजिस्टर हुई और तब से हमने यही कोशिश की कि हम अनटैप्ड जो हमारे एरियाज़ हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट अब मिल्क सरप्लस है, तो दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट्स तक हम पहुँचें और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मिल्क कलेक्शन बढ़ाएँ। और एक मुख्य हमारा एम था अपना ही एक ब्रांड जो है वो लॉन्च करें फेडरेशन का अपना ब्रांड। जैसे हर एक फेडरेशन का अपना नाम है। गुजरात डेयरी फेडरेशन का जो ब्रांड नेम है अमूल है, राजस्थान डेयरी फेडरेशन का ब्रांड नेम सरस है, पंजाब डेयरी फेडरेशन का ब्रांड नेम वेरका है। सो उसी लाइन पे हमने आज मिस्टिक मिल्क करके हमारा अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं। और ये एक बड़ी शुरुआत है, क्योंकि जितने भी हमारे छोटे छोटे मिल्क ब्रांड्स जो JNK में सेल परचेज़ कर रहे हैं उन सबको हम चाहते हैं कि इस अम्ब्रेला के तहत जोड़ें और JNK के मिल्क ब्रांड के फॉर्म में मिस्टिक मिल्क जो है वो इमर्ज हो, ताकि जो हमारे डेयरी फार्मर्स, डेयरी प्रोसेसर्स, डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको वैल्यू एडिशन करके नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बेटर प्राइस फेच हो सके। और क्योंकि JNK का अपना भी मिल्क कंजप्शन बहुत हाई है, बिकॉज यहाँ पे आर्मी है और यहाँ पे बहुत तरीके के ऑल सेटअप्स हैं, तो सप्लाई चेन उनको बना के देना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमारी फेडरेशन डेयरी फार्मर्स की बहुत मदद कर सकती है, जिससे दुग्ध उत्पादन जो लोग कर रहे हैं उनको अपने प्रोड्यूस के लिए बहुत अच्छी कीमत जो है वैल्यू एडिशन से मिलेगी। मिल्क प्रोड्यूसर की आपने बात की, लेकिन कुछ अभी भी अनटैप्ड हैं, वो आप तक कैसे पहुँचे? जहाँ इस मुहिम में जहाँ मिस्टिक मिल्क की बात की जा रही है, जो अपना ब्रांड है JNK का भी, इस तक कैसे पहुँचे? पहले जो सारा फोकस रहा है वो जम्मू, सांबा, कठुआ और कश्मीर में पुलवामा मेनली जो हैं वो मिल्क सेंटर्स रहे हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे अपने फेडरेशन जो थी वो एग्जिस्टेंस में नहीं थी। हमारी फेडरेशन का मेन एम ही वो एरियाज टैप करना है जहाँ से अभी तक जो सरप्लस मिल्क है वो कलेक्ट नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस वी आर फोकसिंग इन पुंछ एंड राजौरी, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन डोडा एंड किश्तवाड़। इन कश्मीर बारामूला का मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, सो वी आर ट्राइंग टू टैप बारामूला एंड कुपवारा। तो मतलब हम ऐसी जगहों पे पहुंचने की ही कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अभी भी जो मिल्क प्रोड्यूसर है उसको लोकल मार्केट में बहुत कम कीमत पे अपने मिल्क को या तो वो सेल्फ कंज्यूम करते हैं या बहुत ही कम कीमत पे उसको लोकल मार्केट्स में बेच देते हैं। उन्हीं को चेन लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना पड़ेगा। वो क्या है कि दूध जो है वो एक पेरिशेबल कमोडिटी है
उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा समय तक सेम नहीं रखा जा सकता, उसके लिए उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। फूड प्रोसेसिंग का आपने जो जिक्र किया शायद इसमें भी आएगा वो ये सारा फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है। सो कोल्ड जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती हैं, सबसे पहले ये मिल्क रेफ्रिजरेटेड वैन्स के ज़रिए बल्क मिल्क कूलर्स लगाए जाएंगे और वैन्स जो हैं इसको प्रोड्यूसर से बल्क मिल्क कूलर्स तक पहुंचा देंगी। बल्क मिल्क कूलर्स में इनका एक स्टैटिक टेम्परेचर मेंटेन होगा जिससे मिल्क की क्वालिटी मेंटेन होगी और वहाँ से अगेन मिल्क वैन्स के ज़रिए इनको प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। तो ये क्योंकि दूर दराज से दूध आ रहा है तो बहुत जगहों पे हमें ये स्टेशंस बनाने हैं। इनकी मैपिंग कर ली है JNK में और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हमने पिछले साल के प्लान में करीब 7.5 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सब्सिडी वगैरह के फॉर्म में जितनी भी उनकी स्कीम्स अवेलेबल हैं उनका बेनिफिट हमारी कोऑपरेटिव्स उठा रही हैं एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन दिस। सो उस ज़राए से कुछ कंट्रीब्यूशन फेडरेशन करेगी, कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की स्कीम से हमें मदद मिलेगी और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप होगा जिसमें मुझे नहीं लगता है कि गुरेज भी पीछे छूटेगा। अगर वहाँ पर भी मिल्क सरप्लस है तो एक ऐसा भी दिन आएगा जब हम वहाँ का मिल्क सरप्लस पोटेंशियल भी टैप करें। टीम वर्क के थ्रू चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीत तो मिली है। ऐसी ही उम्मीद है, ऐसी आशा है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में काफ़ी एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट, वो स्टैटिक्स हैं वो अपने आप में दर्शाते हैं इस चीज़ को, डेफिसिट से सरप्लस आना जी। और एक एंथुजियाज्म है। कोऑपरेटिव से पहले कोई जुड़ना नहीं चाहता था, अब कोऑपरेटिव्स को लेके एक बहुत पॉजिटिव फील है लोगों के बीच में। कोऑपरेटिव्स के मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोऑपरेटिव्स की स्कीम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं और लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप आज किसी के पास जाएं और उसको बोलें कि आप कोऑपरेटिव बनाइए तो उसका पहला सवाल होता है मुझे उसमें सरकार से क्या मिलेगा। तो उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक लीगल एंटिटी बन के नेगोशिएशन पावर जो आपको मिलती है थ्रू कोऑपरेटिव्स, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको एक मैनेजमेंट मिलता है जिसमें थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग इलेक्ट होकर आते हैं जो आपकी वॉइस को, आपकी नेगोशिएशन को हायर अथॉरिटीज़ तक, दूसरी फेडरेशंस के बीच में वो आपको नेगोशिएट करते हैं। एक व्यक्ति अकेला खड़ा है, वो कितनी लड़ाई लड़ लेगा अकेले, वो अपनी प्रोड्यूस को कितनी दूर ले जाके बेच सकता है। टीम एफर्ट का जिक्र है। तो कोऑपरेटिव है कि 100 फार्मर जुड़ गए, 100 डेयरी प्रोड्यूसर्स जुड़ गए, 100 मेट्रिक टन लीटर दूध का जो है सेल कर रहे हैं और उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन गई कोऑपरेटिव जो हमारी स्टेट के मार्केट में पहले नेगोशिएट करेगी कि आप इस कीमत पे नहीं, हम अपने डेयरी प्रोड्यूसर्स का जो माल है वो हाई क्वालिटी का है, हाई ग्रेड का है और वो हम इस। तो जब ज्वाइन हो गए, यूनिटी में आ गए, लीगल एंटिटी बन गए तो आपकी नेगोशिएशन पावर बन गई। ये एक। दूसरा, कोऑपरेटिव्स जो होती हैं वो क्योंकि रिकग्नाइज्ड एंटिटी हैं तो आपको आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से कोऑपरेटिव्स को दिए जाते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए जोड़ के वहाँ से अगर सेल करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सेल योर प्रोडक्ट, क्योंकि एक अकेला फार्मर एक बहुत ज़्यादा बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। इंडिया में ज़्यादा मार्जिनल फार्मर्स हैं और इसका सोल्यूशन यही है कि इवन जहाँ पे बड़े फार्मर्स भी हैं वहाँ पे भी आप देखें, पंजाब में बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, हरियाणा में बहुत बड़े बड़े फार्मलैंड्स हैं लोगों के पास, लेकिन पंजाब और हरियाणा का सारा एग्रीकल्चर बिजनेस जो है वो फेडरेशंस करते हैं। और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से 9 या 10 फेडरेशंस हैं, उनकी अपनी ब्रांड है, वो अपनी ब्रांड नेम पे सेल करते हैं। तो वहीं पहुंचने की एक हमने आज हम्बल बिगिनिंग की है, शुरुआत की है। अच्छा दिन है। ब्रांड लॉन्च का हमारा एक ड्रीम था। 2 साल पहले जब LG साहब से मेरी मुलाकात एक बार हुई थी तो अराउंड 1.5 years बैक, तो मैंने उनसे फेडरेशन के बारे में डिस्कशन की थी। वॉज वेरी एनकरेजिंग एंड सपोर्टिव एंड मैंने कहा सर इसमें कुछ फंडिंग हमें एग्रीकल्चर से चाहिएगी। तो सर के शब्द मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा यशा आप फेडरेशन बना दीजिए, मदद सरकारी आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी। सो जब उस तरीके की पॉजिटिव अप्रोच मुझे टॉप अथॉरिटी से मिली तो ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया और उसके बाद लास्ट ईयर हमने सर से प्रॉमिस किया था कि सर बहुत जल्द हम अपनी फेडरेशन का जो मिल्क ब्रांड है वो लॉन्च करेंगे। तो आज का वो शुभ दिन है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू LG साहब फॉर बीइंग वेरी वेरी सपोर्टिव इन आवर एंडेवर्स। तो आज हम ये कर पाए हैं उस वजह से। धन्यवाद हमसे बेशकीमती जानकारी जो आम नागरिक से आपने शेयर की है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 70% की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। बिल्कुल जी, 70% एग्रीकल्चर इकॉनमी है। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए हैं।
रूरल इकोनॉमी ऑलमोस्ट पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड है। महिलाएं इतनी सारी हमारी हैं, माताएं और बहनें जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको इस फोल्ड में लेना है ताकि उनकी जो है सालाना इनकम में हम कुछ एडिशन कर सकें और उनको आत्मनिर्भर बना सकें। तो आत्मनिर्भर भारत का ये जो सपना है, इसको साकार करने के लिए सहकार से अच्छा, कोऑपरेटिव से अच्छा और कोई रूट नहीं है। सहकार से समृद्धि, और ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। जहाँ पहले मिल्क डेफिशिट था जम्मू कश्मीर, अभी उस 2 साल से मिल्क सरप्लस चल रहा है, और वहीं अपना मिल्क ब्रांड भी जो है आज लॉन्च किया गया। आने वाले समय में अनटैप्ड रिसोर्सेज, अनटैप्ड वह सारी चीज़ें एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर की, उसको कोऑपरेटिव की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जाए, सरकार इसके लिए कार्यबद्ध है। बहरहाल आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए गेट जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।